नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार से उत्तर प्रदेश तक या आप कहें उत्तर प्रदेश से बिहार तक एक कोशिश चल रही है जातीय गोलबंदी की। और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो खुद को सामाजिक न्याय की ताकत कहते हैं। अच्छा, अब इस गोलबंदी का क्या कारण है ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए चूंकि बिहार हो या उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं ये पिछले 3 दशक से तो सत्ता में काबिज रही, और अपने काबिज रहते हुए क्या ये सामाजिक न्याय नहीं कर पाई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो 3 दशक तक कहाँ खड़े थे, ये एक सवाल तो रहेगा ही। फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे जदयू हो और चाहे राजद हो। जदयू और राजद को लेकर तो उपेंद्र कुशवाहा कह ही रहे हैं कि 32 सालों में आपने किया क्या। और अब उसमें एक सवाल वो और भी जोड़ दे रहे हैं कि जिस अति पिछड़ा और अति दलित को लेकर नीतीश जी आगे बढ़े थे वो पीछे कहां छूट गए जब वो 2025 में तेजस्वी यादव को अपना अगुआ मानने की बात कहते हैं। और अगर आप बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी लंबा शासन रहा है, और उस दरमियान उन्होंने जो सामाजिक न्याय किया उसमें उन पर जातिवाद का ही आरोप लगा है। ऐसी स्थिति में जब इस बात को लेकर गोलबंदी शुरू होती है कि साहब जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना के होर्डिंग और पोस्टर लगाए जाते हैं और रामचरितमानस पर विवाद खड़ा किया जाता है, वह इसलिए ताकि जातीय गोलबंदी हो और उस जातीय गोलबंदी को सामाजिक न्याय का नाम दिया जाता है, तब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये ताकतें तब कहां सो रही थी जब सत्ता में थी। और दरअसल देखिए, ये सवाल यूं ही नहीं खड़ा हो रहा है। ये जो सवाल खड़ा हुआ है इसने इन सामाजिक न्याय की ताकतों को सदमे में डाल दिया है, या आप यूं कहें कि एक तरीके से इनकी पोल खुल गई है। पहले एक खबर लेता हूं, और ये खबर जो है वो तब की है जब अखिलेश यादव या आप कहें समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी। चूंकि अभी इनके जो नेता हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य और खुद समाजवादी पार्टी, वो एक तो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और दूसरा ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और दरअसल उस सामाजिक न्याय में जातीय ध्रुवीकरण छुपा हुआ है। ये दलित और पिछड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने किस तरीके से आरक्षण का विरोध किया वह भी जान लेना बड़ा जरूरी है। और ये आरक्षण उन्हीं का है जिसके लिए सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं। तो जब ये सरकार में थे तो ये कैसे भूल गए? सपा सरकार पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ। अब आप देखिए, ये सपा सरकार, और ये खबर दैनिक जागरण की है, ये खबर है 4 सितंबर 2012 की। अब आप जाइए और इसे गूगल करके देख सकते हैं आप। इसमें क्या लिखा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, अब आप 2012, समाजवादी पार्टी पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है, उनकी सरकार की भी यही नीति है। प्रदेश में अध्यादेश जारी कर सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था पहले समाप्त की जा चुकी है। मतलब ये न मालूम किस तरह के आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जो जिस सामाजिक न्याय की दुमदुमी बजाते हैं, क्या ये ना माना जाए कि उस सामाजिक न्याय के खिलाफ अखिलेश यादव खुद खड़े रहे हैं, और आज जब वो सरकार से बाहर हैं तब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और जब वो सरकार में थे तो ये आरोप उन पर लगता रहा कि वो एक ही आप ये कहें कि समूह के, आप ये कहें कि उसके सामाजिक न्याय की बात करते रहे, चूंकि अभी ये खबर है। दूसरी चीज आप देखिए कि जिस रामचरितमानस के जरिए वो जातीय गोलबंदी की कवायद में लगे हुए थे, वहां तो वो और बुरी तरीके से फंस गए। चूंकि अभी संघ प्रमुख का जो एक कार्यक्रम हुआ
महाराष्ट्र में संत रविदास की जयंती थी, उस कार्यक्रम के दरमियान उन्होंने जो कुछ कहा उससे एक बात ये निकल कर सामने आई। वो आप लोगों ने सुना होगा कि दरअसल ये जो जाति व्यवस्था है इसे पंडितों ने शुरू किया है। अब यहाँ पंडित से जो उनका अपना तात्पर्य है, जैसा कि सुनील अंबेकर जी ने बताया कि वो दरअसल विद्वानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर एक अलग तरीके की बहस है। हम उस बहस से इतर जाते हैं और आते हैं इस पर कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव मोहन भागवत के इस बयान के बाद फंस गए। देखिए, वो दरअसल ये जो तान कस रहे थे रामचरितमानस को लेकर, वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगुआ है संघ और भाजपा, और दरअसल उसी व्यवस्था ने ये व्यवस्था पैदा की है जिसमें एक विभाजन है जातियों का, और जिसमें ये जो हमारा अपना जो समाज है उसे ये लोग हेय दृष्टि से देखते हैं। चूंकि वो गंगा जल से साफ करना और ये तमाम चीजें जो बताई गई, ये दरअसल उसके पीछे का रहस्य यही था ताकि एक ये नरेटिव खड़ा हो सके। मोहन भागवत ने जो कहा उसके बाद वो नरेटिव भी ध्वस्त हो गया, क्योंकि उन्होंने दरअसल ये जो आरोप था वो संघ भाजपा के ब्राह्मणीकरण को लेकर था। उन्होंने कह दिया कि साहब ना, अब आप इसका जो भी अर्थ निकालिए, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि वो इस व्यवस्था को मतलब आप ये कहिए कि उसका प्रतिकार करते हैं। अब जब वो उस व्यवस्था का प्रतिकार करते हैं तो ये जो आरोप लगता रहा कि नहीं साहब, ये लोग तो जो है सवर्णों की पार्टी है और ये लोग जो है ब्राह्मणीकरण में लगे रहते हैं या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भरोसा करते हैं, उन तमाम चीज़ों को एक बार में उन्होंने धत्ता बता दिया। और जब उन्होंने धत्ता बता दिया तो जाहिर तौर पर जो जातीय ध्रुवीकरण की, दलित और पिछड़ा के नाम पर लामबंदी की कवायद शुरू हुई थी, फिर वो चाहे बिहार में रही हो और चाहे उत्तर प्रदेश में चल रही हो, वो औंधे मुँह गिर पड़ी। इसीलिए जब आप बयान देखिए कि संघ प्रमुख का जो वो बयान जब सामने आया, वैसे तो उनका लंबा भाषण है जिसका एक वो हिस्सा है, जब वो सामने आया तो उसके बाद से आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य बैकफुट पर आ गए और वो क्या कहने लगे। देखिए, कमोबेश संघ प्रमुख भी वही कह रहे हैं जो हमने कहा। अब उसके आगे वो कहते हैं, देखिए अब उनको लगा कि अपनी राजनीति तो कुंद हो गई संघ प्रमुख के कहे के बाद से, तो उसमें उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि साहब देखिए, हम तो जो बोले कमोबेश वो भी वही बोले, लेकिन हमारे बोलने पर तो तरह तरह का जो है इनाम रख दिया गया, जीवा खींचने की बात कर दी गई। उनको लेकर इस तरह की बात नहीं होगी। मतलब ये कि वो जब वहां फंसे तो यहां आकर ये बात बोलना उनके लिए जरूरी हो गया कि नहीं, चूंकि वो वर्ग विशेष से आते हैं इसलिए उनके लिए इस तरह की बात नहीं कही जाएगी, और हम चूंकि अलग समाज से आते हैं इसलिए हमारे लिए इस तरह की बात कही जाएगी। कुल कहानी ये है कि ये जो पूरी रस्साकस्सी चल रही थी और जातीय लामबंदी की कवायद हो रही थी, उस कवायद को जो धक्का लगा है, और वो आप समझिए कि जिस तरह से संघ प्रमुख की बात सामने आई है, उसने ये जातीय आधार पर ध्रुवीकरण करने वालों की स्थिति गड़बड़ा दी है। अब जब वो सब गड़बड़ हो गया तब देखिए क्या बयान आता है स्वामी प्रसाद मौर्य। पीएम चुनाव के समय आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को हिंदू कहते थे। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई। नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई? रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने की पहल क्यों नहीं हुई? देखिए क्या हुआ है कि अब उन्होंने जो राजनीति शुरू की थी वो औंधे मुंह गिर पड़ी है, और अब चूंकि वो औंधे मुंह गिर पड़ी है तो इसलिए उन लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है कि एक रास्ता तो हमने खोजा था, उस रास्ते को संघ प्रमुख की तरफ से आई गई बात ने ही बंद कर दिया। तो अब आगे वो राजनीति कैसे करें, ये उनके लिए अब एक संकट तो खड़ा ही हो गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।